हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट बैंक्स, विनियोग या विकास बैंकों के कार्य। इसमें सुनिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ये बैंक औद्योगिक इकाइयों, कृषि तथा संरचनात्मक क्षेत्र के विकास हेतु मध्यम एवं दीर्घकालीन उधार देते हैं। नंबर 2, यह बैंक पूंजी बाजार में औद्योगिक फर्मों द्वारा लिए गए उधार की गारंटी देते हैं। नंबर 3, यह बैंक औद्योगिक कंपनियों द्वारा विदेशी बैंक या विदेशी वित्तीय संस्था से ऋण लेने पर गारंटी प्रदान करते हैं। नंबर 4, यह औद्योगिक संस्थाओं के अंशों एवं बॉन्डों को क्रय करते हैं तथा उनका अभिगोपन करते हैं। नंबर 5, निर्यात के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करते हैं। नंबर 6, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य में सहायता करते हैं। नंबर 7, उद्योगों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना तथा प्रशासकीय परामर्श देना। नंबर 8, औद्योगिक फर्मों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापारिक विनिमय पत्रों व प्रोनोटों को स्वीकार करना तथा उनका बट्टा करना। नंबर 9, बीमार दुर्बल औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास में सहायता प्रदान करना। नंबर 10, ये बैंक राज्य वित्त निगमों, SFCS, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS जैसे संस्थानों को सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए यह उनके हिस्से तथा बॉन्डों में भागीदार बनते हैं। नंबर 11, यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। यह इन संस्थाओं के तकनीकी उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण जोखिम, पूंजी, शोध एवं विकास जैसे कार्यक्रमों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नंबर 12, कंपनियों के विलयन एवं अधिग्रहण में सहायता करते हैं। नंबर 13, विदेशी तकनीक को आयात करने में सहायता एवं सहयोग करते हैं। नंबर 14, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा नए साहसियों को नरम ऋण की सुविधा देना। नंबर 15 है बैंकों की स्थापना करना यथा ब्रैकेट में IDBI बैंक तथा ICICI बैंक। नंबर 16, स्वयं अथवा अन्य अभिकरणों के सहयोग से औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे का विकास करना। नंबर 17, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। नंबर 18, क्षेत्र विशेष अथवा राज्य विशेष के औद्योगिक विकास में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना। नंबर 19, वित्तीय साझेदार तलाशने में उद्योगों की मदद करना। अब आता है आपका यूनिवर्सल बैंक। इसमें नंबर 1 यूनिवर्सल बैंक यानी कि सार्वभौम बैंक। सुनिए, इसमें वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः अल्पकालीन ऋण तथा विनियोग, विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण तथा इक्विटी की व्यवस्था करते हैं, जबकि सार्वभौम बैंक सभी तरह की कार्यशील पूंजी, मध्यमकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भारत में वर्तमान में ICICI बैंक तथा IDBI बैंक ही सार्वभौम बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऋण प्राप्तकर्ताओं की दृष्टि से यूनिवर्सल बैंक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक ही स्थान पर उधार प्राप्तकर्ताओं को हर तरह की सुविधा मिल जाती है। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा निजी क्षेत्र में स्थापित जीवन बीमा कंपनियों का मुख्य कार्य जीवन बीमा करना है। ये बीमा कंपनियां
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचतों को गतिमान करती हैं तथा भारी मात्रा में प्राप्त धनराशि का पूंजी बाजार में निवेश करती हैं। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम उद्योगों में पूंजी लगाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 2010-11 में 38,993.8 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। नंबर 3 आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि साधारण बीमा निगम। इसमें सुनिए, हाल के वर्षों तक भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का साधारण बीमा के क्षेत्र में एक अधिकार था। इन कंपनियों की परिसंपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पूंजी बाजार में विनियोजित है। वर्ष 2010 से 11 में साधारण बीमा निगम ने 1,237.3 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इस तरह जीवन बीमा निगम की ही भांति साधारण बीमा निगम भी वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है तथा वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। अब आता है नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स, पारस्परिक निधियाँ। पारस्परिक निधि अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता का एक उल्लेखनीय तंत्र है। म्यूचुअल फंड उद्योग द्वारा प्रबंधित आस्तियों का बाजार मूल्य 30 नवंबर 2011 के अनुसार 6,81,665 करोड़ रुपए है। संपूर्ण रूप में म्यूचुअल फंडों द्वारा प्रतिबंधित परिसंपत्तियों का स्टॉक बैंकिंग उद्योग की परिसंपत्तियों का लगभग 10% है, जो इस बात का द्योतक है कि अर्थव्यवस्था में म्यूचुअल फंडों की भूमिका बैंकों की तुलना में कम है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 में म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए 49,406 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 30 नवंबर 2011 तक म्यूचुअल फंडों ने 1,338 करोड़ रुपए जुटाए। प्रबंधनीय आस्तियों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 6,65,282 करोड़ रुपए की तुलना में 30 नवंबर 2011 की स्थिति के अनुसार 6,81,655 करोड़ रुपए था, जो 2.5% की वृद्धि दर्शाता है। अब आता है इसमें पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण यानी कि करोड़ रुपए में जिधर रखी है सारणी। पारस्परिक निधि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 2007 से 8, 2008 से 9, 2009 से 10, 2010 से 11, ये 2011 से 12, 30 नवंबर 2011 तक। फर्स्ट में UTI 10,677, 8/9 में -3,659, 15,653, -16,636, 5,323। फिर सेकंड में सार्वजनिक क्षेत्र 9,820, 9,380, 12,499, माइनस के 13,555 और 3,035। निजी क्षेत्र में 1,33,305, -34,017, 54,928, -19,215 और 91,980। इसका टोटल कर लेंगे, इन तीनों का टोटल आएगा 1,53,802। इन तीनों का टोटल आएगा, ये माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस का में आएगा 28,296, इनमें प्लस में आएगा 83,080। इसमें तीनों माइनस में हैं तो 49,406 माइनस के, इसमें प्लस के हैं तो 1,03,38। इसका स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2011-12। अब नंबर 5 पे आता है यूनिट ट्रस्ट। पहले इसके बाद तालिका के बारे में सुन लीजिए। ध्यान देने योग्य है कि पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण में 2011-12 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। 2011 में तेजी से वृद्धि हुई है। 2010-11 के दौरान पूंजी बहिर्गमन की तुलना में सभी क्षेत्रों ने वर्ष 2011-12 में निवल अंतर प्रभाव दर्ज किया। निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों में भारी संग्रहण दर्ज किया गया। पारस्परिक निधियों के परिचालन एवं नियंत्रण में सुधार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए। इन उपायों में आधार निर्माताओं के
कार्य निष्पादन की घोषणा, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश, आधार संहिता पर दबाव, शेयरों के परोक्ष लेन देन विनियमों, जोखिम प्रबंधन मानदंड पर दिशा निर्देश, पारस्परिक निधि इकाइयों के विक्रय तथा विपणन में शामिल पारस्परिक निधि मध्यवर्ती संस्थाओं के अधिदेशात्मक पंजीयन जैसे कुछ उपाय शामिल हैं। अब नंबर 5 आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सुनिए, भारतीय इकाई न्यास यूटीआई औद्योगिक वित्त व विनियोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह यह देश का एक प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ है। यूनिट ट्रस्ट छोटे निवेशकों की बचत एकत्र करने के लिए यूनिटों की बिक्री करता है। यूनिटों की बिक्री से प्राप्त पूंजी लाभपूर्ण ढंग से प्रतिभूतियों में लगाई जाती है, जिनमें वैधानिक निगमों, कंपनियों व अन्य संस्थानों के शेयर, बॉन्ड व अन्य स्टॉक शामिल हैं। देश में म्यूचुअल फंड क्रियाकलाप विकसित करने के उद्देश्य से यूटीआई द्वारा वर्ष 1964 में US 64 के रूप में एक योजना लागू की गई। 1 अक्टूबर 1971 से यूनिटों को बीमा योजना के साथ जोड़ा गया है। यह योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP कहलाती है। मार्च 2002 के अंत तक यूटीआई की कुल संपत्ति 81,034 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2001 में यूटीआई ने कुल 6,770 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2001 से 2 में 1,269.6 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। अब आता है नंबर 6 कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। भारत में सहकारी आंदोलन आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषि कार्य हेतु कम ब्याज दर पर अपेक्षित पूंजी उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हें महाजनों के चुंगल में से मुक्त रखा जा सके। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। थैंक यू वेरी मच।